अब तक आपने सुना पीले पन्नों से अध्याय 4 का छठा भाग। अब आपके लिए प्रस्तुत है पीले पन्नों से अध्याय 4 का 7वां भाग। स्वागत है। एग्जामिनेशन के अनुभव अंश आ। प्री बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले थे। मेरे लिए तो ये पहला ही अनुभव था। बोर्ड की तरह पेपर तैयार किए। 10वीं के एक पेपर में डॉक्टर पर निबंध लिखना था। क्लास की 2 छात्राओं ने डाकखाने पर लिखा। ये आज तक अनुत्तरित है कि उन 2 को डॉक्टर का डाकखाना कैसे दिखा। दोनों ही छात्राएं पढ़ाई में होशियार थीं। मैंने दोनों को निबंध पर 0 दिए। रिजल्ट से पूर्व स्टूडेंट्स को कॉपीज दिखाई जाती थीं। डे स्कॉलर के पेरेंट्स भी आते थे देखने के लिए। वे दोनों अपने अपने पिताजी के साथ आईं। एक बड़े कक्ष में सभी टीचर्स बैठे थे। उनके पिताजी अभी अन्य विषय की कॉपीज देख रहे थे कि वे दोनों आकर हिंदी की देखने लगी। निबंध में 0 देखकर चौंकी। मनुहार की 0 के स्थान पर कुछ ना कुछ अंक देने की। मैं शांत रहा। इतने में दोनों के पिताजी आ गए। उनका मत था कि बच्चियों ने कुछ ना कुछ तो लिखा है, तो कुछ ना कुछ अंक तो मिलने ही चाहिए। मैंने कहा ये संभव नहीं है, क्योंकि पेपर को ध्यान से पढ़ा जाना भी पेपर दिए जाने का एक अंग है। पूछा डॉक्टर का गया और लिखा डाकखाने का, तो कितने भी अंक का प्रश्न नहीं। उनमें से एक ने कहा हम लोकल हैं, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोर्ड ऑफ गवर्नर से मिलेंगे। मैं शांत रहा। अंक 0 ही रहे। उन अंकों से स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम पर क्या फर्क पड़ता भला। परंतु मेरी ओर से बात नीति की थी और उन पिताजियों की ओर से बच्चे के प्रति मोह और उससे भी अधिक ईगो की। वे चले गए। बच्चियों के बिहेव पर अगले दिन मैंने ध्यान दिया। वे पहले की तरह ही स्नेहिल व आदरमय थीं। कुछ दिनों बाद माल रोड पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिले तो हाथ मिलाकर बोले, प्रत्येक सही निर्णय में मैं आपके साथ हूं। किसी के दबाव में कोई गलत काम मत करना। कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरी छाती चौड़ी हो गई। निश्चित रूप से उन स्टूडेंट्स के फादर्स CEO से मिले थे और निश्चित रूप से उन्होंने उन्हें इग्नोर किया था। बिना अतिरिक्त कहे CEO सब कह गए। ऐसे प्रबंधक हों तो ही शिक्षक नैतिकता से अपने कार्य कर सकते हैं, आत्म शलाघा नहीं। लेकिन शिक्षक का संस्कारी होना आवश्यक है। जहां हम स्वयं क्लास छोड़ूं, लेक्चर विमुख, अखाड़ेबाज व सुसंस्कारित होंगे, वहीं उच्चाधिकारी हमारा दुरुपयोग कर सकता है। वहां बोर्डिंग स्कूल्स पहाड़ों में बहुत दूर थे। उनमें से एक ने हमारे यहां से इनविजिलेटर्स, कक्ष निरीक्षक जाने थे। पर्वतों के बोर्डिंग स्कूल्स में एक स्कूल के स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल तक भेजना कठिन था, तो स्टूडेंट्स अपने ही स्कूल में एग्जाम देते थे और इनविजिलेटर अन्य स्कूल के होते थे। ड्यूटी अभी नहीं मिली थी कि हमारे यहां कतिपय शिक्षकों संदेहास्पद को मैंने बातें करते सुना। वे बातें कर रहे थे कि ड्यूटी तो उस स्कूल की मिलनी है, उनके यहां तो खाने को ये मिलता है, वो मिलता है, यार मजा आ जाएगा। खाने की इस धरा पर अनेक के लिए जीने का कारण है, ये तो मुझे पता था। परंतु एक शिक्षक इनविजिलेटर की ड्यूटी की कल्पना भर से वहां मिलने वाले नाश्ते और खाने जिसका कोई औचित्य नहीं,
को लेकर इतना उद्वेलित हो सकता है, ये मैं पहली बार ही देख रहा था। ड्यूटी में मेरा नाम भी था और उन भोजन लालायितों के संग अगली सुबह मुझे इनविजिलेटर के रूप में दूर पर्वतों के बीच के एक बड़े बोर्डिंग स्कूल में जाना था। एग्जामिनेशंस के अनुभव अंश 2। ये गर्मियों की एक ठंडी सुबह थी। हम 4 टीचर्स इनविजिलेटर के रूप में स्कूल की गाड़ी से उस बोर्डिंग स्कूल में जा रहे थे। पर्वत श्रृंखलाएं विस्तीर्ण, कतिपय स्थान पर धुंध, अनुपम सौंदर्य और मेरे ठीक पास हो रही थी मिलने वाले नाश्ते की चर्चा। सबके अपने अपने आनंद, अपनी अपनी भूख। नीचे दूर उस बोर्डिंग स्कूल का कैंपस दिखना शुरू हुआ। स्कूल के स्वामी ने पूरा पहाड़ खरीद लिया हो जैसे। वे एक ही प्रबंधन के 2 स्कूल्स थे, जिनके बच्चे एक ही स्कूल में परीक्षा देंगे, ऐसी व्यवस्था थी। स्कूल के मेन गेट से भी बहुत नीचे कई मोड़ उतरकर हम लोग स्कूल ऑडिटोरियम तक पहुंचे, जिसमें परीक्षा का प्रबंध था। मेरे पास कोऑर्डिनेटर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। पूछा कहां हैं वे, तो स्कूल के एग्जामिनेशन इंचार्ज ने बताया कि मेन गेट के पास जो गेस्ट हाउस है उसमें। अब उतना ही ऊपर कौन जाए देने। खैर, मैं स्कूल की ही गाड़ी से गेस्ट हाउस पहुंचा। वे एक वृद्ध व पैर से मजबूर व्यक्ति थे। बोर्ड जानबूझकर ऐसे लोगों को कोऑर्डिनेटर चुनता था और स्कूल योजना के तहत कोऑर्डिनेटर को परीक्षा कक्ष से इतनी ऊंचाई पर ठहराता था। इस पर टिप्पणी करना व्यर्थ है। मैंने उनसे पूछा वे एग्जामिनेशन रूम में कब आएंगे, तो वे बोले एग्जाम शुरू होने के आधा घंटा बाद। अभी एग्जाम शुरू होने में ही आधा घंटा था। मैं नीचे एग्जाम रूम में आया तो साथी वहां नहीं थे। पता चला मेस में हैं और मुझे भी वहीं आने को कहा गया है। मेस में पहुंचा तो ऑमलेट, बटर टोस्ट, पकौड़ियां आदि सब धकेली जा रही थी। मुझे भी ऑफर की गई। मैंने सिर्फ चाय ली, 1-2 बिस्किट्स के साथ। छकने के बाद तीनों सीनियर इनविजिलेटर्स के साथ मैं न्यू टीचर एग्जामिनेशन रूम में आया तो सभी स्टूडेंट्स आ चुके थे। सबके पास एक एक बुक भी। कॉपीज व पेपर्स उसी स्कूल के एग्जामिनेशन इंचार्ज ने बांटे। परीक्षा शुरू हुई और मेरे सामने एक दृश्य, लगभग प्रत्येक परीक्षार्थी के पास कॉपी, पेपर के साथ बुक भी। परीक्षा कक्ष में लगभग 100 परीक्षार्थी थे, जिनमें शायद 4-5 ही बिना बुक के थे। बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश के ठेके पर नकल कराने वाले बेचारे कितनी मेहनत से नकल कराते थे उन दिनों। वे मेरे सामने का दृश्य देखते तो गश ही खा जाते। लाखों रुपए के विज्ञापन देकर सुदूर पहाड़ों का वो स्कूल यदि अपने यहाँ के एग्जामिनेशन की ये विधि भी विज्ञापन में लिखता तो सबसे अधिक स्टूडेंट्स तो उसी के यहाँ होते। वो देखकर स्वयं के प्रति ग्लानि होने लगी। मैं न्यू था, मेरे साथी ओल्ड, परंतु वो मुझे एक्सपायर्ड लगे। मुझे क्या करना चाहिए? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि उस ऑडिटोरियम, उस समय बनाया गया एग्जामिनेशन रूम के स्टेज पर बैठे हम लोगों के समक्ष दलिया, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स आदि लगाए जाने लगे। स्टेज का पर्दा कर दिया गया। मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लगा। हम स्टूडेंट्स के सामने गिरी औकात औकात में थे, तो किसी छिपाव की क्या आवश्यकता थी? लोग सच्चाई की शक्ति पूछते हैं तो वो यही है कि इस दुनिया का प्रत्येक बुरे से बुरा व्यक्ति चाहता तो यही है
कि वो समझा तो अच्छा ही जाए। मेरे ओल्ड साथी सामने रखे सामान पर टूट पड़े। मैं बेहद तनाव में आ चुका था। उनमें से एक बोला, खाओ यार। वो तनिक गुंडई स्वभाव का था। सभी उसे झेलते थे और मैं तो था उसकी दृष्टि में न्यू, जबकि सच ये था कि मैं भी था तो सीनियर टीचर व एचओडी। उसने उंगली मेरी ओर बढ़ाकर अभद्रता से कहा, ले रहा है या नहीं? मैंने उसकी उंगली पकड़ी और जितना मोड़ सकता था मोड़ता चला गया। वो कुर्सी से नीचे और उसकी सारी गुंडई विलुप्त। अन्य साथी सहम गए। स्कूल का एग्जामिनेशन इंचार्ज बेहद एक्सपर्ट था। वो समझ गया कि आगे का एग्जामिनेशन कैसा होगा। अब मेरे पास आकर बोला, सर, मेरी इज्जत का सवाल है, बस आज का एग्जाम निकाल दो किसी तरह, कल से सब ठीक। उसे कुन मुनाता छोड़कर मैंने स्टेज का माइक संभाला और घोषणा की, स्टूडेंट्स, आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं बुक्स हटाने के। यदि नहीं हटती हैं बुक्स तो इस सेंटर का यही नहीं, आगे के सारे एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे और ये सेंटर ब्लैकलिस्ट। ये स्वीट प्रॉमिस है मेरा। धड़ाधड़ बुक्स फेंकी जाने लगी, जिन्हें पियोन्स उठा उठाकर बाहर रखते रहे। मैं फोन पर एक बोर्ड मेंबर से बात करता रहा। शेष इनविजिलेटर उसे सुनते रहे, लेकिन मुझे दूसरी ओर से कुछ सुन नहीं रहा था। उस समय वहां जितने भी गिरे हुए अध्यापक थे, सब सहमे और सिमटे बैठे थे। स्टेज का पर्दा मैं हटा चुका था। गिरावट शो करनी ही पड़ती है। उठना सबको सहज दिख ही जाता है। लगभग 1 घंटे बाद ऊपर से वे वृद्ध कोऑर्डिनेटर आए तो उन्हें सब हाल मैंने बताया। वो जो रिस्पांस दे रहे थे उससे साफ प्रतीत हो रहा था कि वे सारी स्थिति से परिचित हैं। उन्होंने अपनी कुर्सी उठाई और मुझे भी एक कुर्सी लेकर एक ओर आने को कहा। सामने एग्जामिनेशन गतिमय था। कोऑर्डिनेटर साहब ने मेरा स्कूल का पता नोट किया और अपने जीवन की कुछ दुखद बातें मुझे बताईं। वे इस दुनिया में अकेले थे। उस दिन की परीक्षा पूर्ण हुई। अभी मेरी ड्यूटी 2 दिन और थी। रूम से बाहर निकले और गाड़ी जो ऊपर से आ रही थी का वेट कर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स पास आए। उन्होंने बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हम चीटिंग नहीं करते थे सर, और ये सारे तो देखो बुक्स रखकर करते थे। हमें बुरा लगता था। आज बहुत खुश हैं हम। अब आगे भी आप आओगे ना? मैंने उन्हें बताया कि ऐसी खुशी अब मैं 2 दिन और दे पाऊंगा। वे फिर भी बहुत खुश होकर चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देख रहा था और जितना समय मुझे मिला उसमें सही कर सका, किसी सही को खुशी भी दे सका, इस संतोष से भरा था। लौटते हुए जिसकी उंगली मोड़ी गई थी वो अपनी स्थापित गुंडई के तनिक खंडित होने को जोड़ना चाहता था, जो मैंने गाड़ी रुकवाकर उसकी गुंडई चूर्ण ही कर दी। अपने बोर्डिंग स्कूल आने पर गार्ड ने बताया कि ऑफिस में एक मैसेज है आपके लिए। मैं अपने रूम में जाने से पहले ऑफिस में पहुंचा। मुझे बताया गया कि मेरी इनविजिलेशन ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं। हम एक ऐसे समाज में हैं जिसमें सही व सच्चे लोग अत्यल्प हैं। विकृतता 10 दिशाओं में है और अंत सबका वह सुनिश्चित है। जीवन हमारे हाथ में कितना है, क्या जरा सा भी नहीं? क्या हम हमेशा किसी निश्चित पटकथा के अनुसार जी रहे हैं? क्या प्रत्येक गिरावट के लिए हम स्वयं दोषी नहीं हैं? क्या ईश्वर है
जो हमें गिराता है या गिरने से पूर्व कोई शक्ति है जो हमें गिरने से सचेत करती है और हम उद्योग करें तो बचा भी लेती है। आज का संस्मरण अपने 2 शेरों से समाप्त करता हूं। बाजार बुलाता है कि बाजार सजा है, बाजार बुलाता है कि बाजार सजा है, बाजार में जाने की अपनी ही सजा है। ऐसा नहीं कि करता है खुदा ही सारे काम, ऐसा नहीं कि करता है खुदा ही सारे काम, गिरने में या उठने में अपनी भी रजा है। शिक्षण व समाज। गत एग्जामिनेशन संबंध घटनाओं से फायदा ये हुआ कि गुंडई प्रवृत्ति के शिक्षक अपनी सीमाओं में रहने लगे। शिक्षण संस्थाओं में कोई गुंडई दिखाए और वो भी शिक्षक, तो इससे निकृष्ट कुछ नहीं। परंतु सच ये है कि जहां भी मानव समाज है वहां अधिकांश लोग ईर्ष्या व कपट से भरे हुए हैं। कपड़े आप सुंदर पहनोगे, मन व चेहरा तक दूर से मलिन होगा। नौकरी आपकी लगेगी, शोक दूसरे के मनेगा, यश आपका बढ़ेगा, प्राण दूसरे के निकलेंगे, आदि आदि। सबसे बड़ी बात है किसी का पूर्णता, किसी का ना होना। ऐसे में आप यदि सबसे निर्लिप्त होकर चलें तो भी निरापद नहीं। सो घोर निर्लिप्तता के साथ डंडा हाथ में प्रतीत होना चाहिए और आत्मा सदैव एक उच्च उद्देश्य के लिए उससे संपृक्त होनी चाहिए, जो एकमात्र न्यायपूर्ण है, परम पिता। मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी बढ़ गई थी और उस स्कूल में शेष एग्जामिनेशन कैसे हुए होंगे इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। कई श्रोताओं की जिज्ञासा थी व कई को आश्चर्य कि उस बोर्डिंग स्कूल में यूं खुलेआम नकल कैसे हो रही थी। इस जिज्ञासा व आश्चर्य में मुझे ऐसे श्रोताओं का भोलापन ही दिखता है। नकल अधिकांश संस्थाओं की परीक्षाओं का अपरिहार्य हिस्सा है। उस बोर्डिंग का एग्जामिनेशन इंचार्ज ने स्टूडेंट्स से रुपए लिए होंगे, बोला होगा कि वो अपने रिस्क पर नकल कराएगा। प्रिंसिपल की गुप्त सहमति व संलिप्तता के बिना यह संभव है क्या? ये मेरी संभावनाएं थीं, जो बाद में उसी स्कूल के एक सूत्र द्वारा पुष्ट हुईं। उस नकल ठेकेदार को यथोचित नोटिस दिया गया और क्षमा याचना के बाद उसकी जान छूटी। मुझे नकल रोकने पर क्या हानि हुई? मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी बढ़ी। एग्जामिनेशंस कोऑर्डिनेटर ने मेरा नाम बोर्ड को कॉपीज चेकिंग हेतु अग्रसारित किया और मैं चेकिंग हेतु दिल्ली गया। उसी कॉलेज बोर्डिंग स्कूल से मुझे इस वर्ष पुनः नियुक्ति का ऑफर मिला, जिसने गत वर्ष बुलाया था। अभी तक वहां स्थायी हिंदी एचओडी कोई नहीं था। हमारे बोर्डिंग में एक टीचर था जो अपने को देहरादून विशेषज्ञ बताता था। मैंने उससे देहरादून के एक वर्ल्ड स्कूल की जानकारी चाहिए। उस समय भारत में मात्र 14 वर्ल्ड स्कूल थे। उस भाई ने जानकारी में मात्र इतना बताया कि वहां आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वे तो बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर को सिलेक्ट करते हैं। उसके कहने में जो ढा मात्र इस संभावना से थी कि मैं वहां अप्लाई ना कर दूं, वो पूरी दृष्टिगोचर हुई। उसकी इस डाह से मुझे उसके मन में मेरी योग्यता की स्वीकृति व मेरे प्रति ईर्ष्यालु होने की पुष्टि हुई। इन दोनों बातों ने मेरा आत्मविश्वास ही बढ़ाया।
पारिवारिक कारणों व वर्तमान बोर्डिंग के गिरते माहौल के कारण अब मेरा मन यहां से उखड़ चुका था। 9वीं व 11वीं के स्टूडेंट्स को क्रमशः 10वीं व 12वीं कराने का मेरा प्रॉमिस उनके बोर्ड्स एग्जाम के बाद पूर्ण हो चुका था। सो अब कोई नैतिक बाधा भी नहीं थी। उस समय तक नॉन लोकल प्राय सभी अच्छे टीचर्स उस बोर्डिंग को छोड़ चुके थे और शेष मेरी तरह छोड़ने की तैयारी में थे। रूम की ओर जाते हुए एक बार सीढ़ियों पर हेडमिस्ट्रेस ने कहा था, आप हायर एजुकेशन में निकल जाओ, उसी के लायक हो। ये उस हेडमिस्ट्रेस की सलाह थी जो मात्र 1% ही हिंदी जानती थी। विषय आपका हो या नहीं, आप यदि अध्यापन के तनिक से भी प्रकार से परिचित हैं तो क्लास के बाहर से गुजरते हुए टीचर के लेक्चर्स के स्वर मात्र से ये पहचान सकते हैं कि वो क्लास को रुला सुला रहा है या उनकी आंखें खोल रहा है। ज्ञान होना एक बात है और उसका संप्रेषण दूसरी। वैकेंसी देख मैंने देहरादून के वर्ल्ड स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया था और मसूरी के उस सुप्रसिद्ध कॉलेज बोर्डिंग स्कूल में इस बार मुझे स्वयं जाकर ब्रदर से मिलना था। मात्र मिलना, नियुक्ति तो गत 1 वर्ष से पक्की ही चली आ रही थी। शिक्षण एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। समर्पित से समर्पित शिक्षक को न केवल प्रबंधन व सहकर्मियों वरन कतिपय स्वार्थी स्टूडेंट्स के कारण यत्किंचित संघर्ष करना पड़ता है, परंतु संघर्ष तो सभी को कहीं ना कहीं व कैसा ना कैसा करना ही पड़ता है। मूल बात है अपनी ही दृष्टि में गिरने या ना गिरने की, ये भी कि रात में आप सो भी पाते हैं या नहीं। एक अच्छा शिक्षक जीवन के प्राय प्रत्येक स्टेज पर एक अच्छा पात्र ही होता है। अच्छा शिक्षक कभी भी हमें ये नहीं कहता कि ये ही करो या ऐसा ही सोचो। उसके कहने से कोई वैसा ही करेगा या सोचेगा क्यों, ये उसे स्पष्ट होता है। सोचने और करने के अनंत आयाम हैं जो व्यक्ति की अपनी रुचि, योग्यता और अंततः संस्कारों पर निर्भर है। एक अच्छे शिक्षक का काम है हम व्यर्थ का छोड़ किस दिशा में सोचें, मात्र इस ओर संकेत करना, शेष हमारी नियति है। अलेक्जेंडर के टेनफोर ने लिखा है, द बेस्ट टीचर्स आर दोज हु शो यू वेयर टू लुक बट डोंट टेल यू व्हाट टू सी। आप सुन रहे थे पीले पन्नों से अध्याय 4 का 7वां भाग। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए अध्याय 4 का 8वां भाग। धन्यवाद।